हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सागरीय संसाधन यानी मरीन रिसोर्स देखेंगे। सागरीय संसाधन में हम लोग परिभाषा और उसका महत्व देख लेते हैं। जैसे इस स्थल क्षेत्र में संसाधन होते हैं, वैसे ही सागरीय क्षेत्र में संसाधन होते हैं जो सागरीय संसाधन कहलाते हैं। तो सागरीय जल में और उसके नितल में जो जैविक और अजैविक संसाधन पाए जाते हैं उसे ही सागरीय संसाधन कहते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कि सागरीय जल में इसमें तरंग ऊर्जा और उसके साथ में ज्वारीय ऊर्जा और जीव जंतु, पेड़ पौधे, निक्षेप जो अजैविक तत्व के रूप में होते हैं, अति सूक्ष्म पौधे पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी इसके उदाहरण हैं कि किस प्रकार से सागरीय संसाधन पाए जाते हैं। सागरीय संसाधन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसे नवीकरणीय यानी रीजेनरेट किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका क्या महत्व है। सागरीय संसाधन जो है यातायात एवं परिवहन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि हम इसके ऊपर में यातायात के साधनों को चला सकते हैं। और मछली पकड़ना ये हमें सागर से ही संभव है। और सेना और सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सागरीय क्षेत्र हैं वे प्राकृतिक रूप से रक्षा करते हैं और उन क्षेत्रों में सेना की मौजूदगी के द्वारा भी ये रक्षा करते हैं। और खनिजों का विदोहन किया जा सकता है। मनोरंजन की दृष्टि से जैसे लोग बीच जाते हैं और स्कूबा डाइविंग करते हैं और कोरल रीफ देखते हैं, ये सभी चीज़ें। और दवाई के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए भी सागर का इस्तेमाल किया जाता है। और वर्तमान समय में जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, जिससे सागरीय कृषि और जल कृषि जैसे नए कॉन्सेप्ट आए हैं। ये सागरीय कृषि और जल कृषि क्या है? इसमें मछली, शैवाल और सीप जैसे जंतुओं को सागर में कृत्रिम रूप से पालन किया जाता है, उसे ही सागरीय कृषि कहते हैं। उसी प्रकार से जल कृषि में भी जो ताज़ा जल है उसमें मछली, शैवाल और सीप को उत्पादन किया जाता है या उसका प्रजनन किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि इसका क्या महत्व है। तो सागरीय संसाधन को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार के सागरीय नियम होते हैं। सागरीय नियम क्या होते हैं? वो ये बताते हैं कि किसी क्षेत्र के जो सागर है उसमें किसी देश का कितना अधिकार होगा। मान लेते हैं कि कोई एक तटीय प्रदेश है इस प्रकार से, तो उसका जो कटा छटा क्षेत्र है उसे इस प्रकार से उसका बेस लाइन माना जाता है। और वहाँ से लेकर के 12 नॉटिकल मील तक जो है उस देश का क्षेत्रीय सागर कहलाता है, यानी कि उस जगह मौजूद जो देश है उसका पूर्ण अधिकार वहाँ पर होता है। और उसके बाद का जो क्षेत्र है वो EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है, 200 नॉटिकल मील तक। तो वहाँ पर क्या कर सकता है कोई भी एक देश? वहाँ के खनिज संपदा का एक्सट्रैक्शन कर सकता है, यानी कि उसे निकाल सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। सागरीय जल शक्ति का निर्माण कर सकता है, जो सागरीय जीव संरक्षण है वह कर सकता है। और इसके साथ में वहाँ के जो जीव है उसका संरक्षण और प्रबंधन कर सकता है। इसके बाद जो EEZ का क्षेत्र है उसके बाद उच्च सागर पाया जाता है। उच्च सागर क्या होते हैं? उच्च सागर में जो सभी देश हैं वे परिवहन यानी जलयान या वायुयान का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैज्ञानिक शोध कर सकते हैं और खनिजों का विदोहन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि कोई भी देश जो है लगभग 200 नॉटिकल मील तक विदोहन कर सकता है। इस बात को हमें जानना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सागरीय संसाधन का वर्गीकरण। सागरीय संसाधन जो है उसे वर्गीकृत किया गया है और इसे मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा गया है। पहला है सागरीय जैविक संसाधन, यानी ये जीव से संबंधित संसाधन है। दूसरा है सागरीय खनिज संसाधन, यानी सागर के अंदर जो पाए जाने वाले खनिज संसाधन हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है ऊर्जा संसाधन, यानी सागर के अंदर पाए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत। और चौथा है
ताज़ा जल संसाधन। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। हम लोग ताज़ा जल संसाधन यही देख लेते हैं। ताज़ा जल संसाधन क्या होता है? इसमें सागरीय जल जो अलवणीय जल जो लवणीय जल होती है उसे अलवणीकृत करके, यानी कि उसके जो लवण है उसको हटा करके उसे पेयजल के रूप में इस्तेमाल करने योग्य बनाने की प्रक्रिया को निर्मित जल भी कहा जाता है। और यही ताज़ा जल संसाधन है, यानी कि जो समुद्र का जल है उसे इस प्रकार संशोधित करना कि उसे पीने योग्य बनाया जा सके। अब हम लोग बाकी सारे जो डिवीज़न है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है सागरीय जैविक संसाधन। इसमें यदि हम लोग देखें तो इसमें दो प्रकार के संसाधन आते हैं, खाद्य संसाधन और अखाद्य संसाधन। नाम से ही क्लियर है, जो खाद्य संसाधन है जिसे हम खा सकते हैं, और अखाद्य संसाधन जिसे खाया नहीं जा सकता है। जैसे जंतु संसाधन, जिसमें मछली, झींगा, केकड़ा या जंतु प्लैंकटन आते हैं, और इसके साथ में पादप संसाधन, जो पादप प्लैंकटन या सागरीय घास होते हैं, जो मुख्य रूप से ये मछली, झींगा या केकड़ा या फिर जो भी सागरीय जीव होते हैं उनके द्वारा उन्हें खाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें खाद्य संसाधन में आते हैं। हम लोग अखाद्य संसाधन में प्रवाल और सीप को रखते हैं, जिसे हम खा नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये संसाधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग प्रवाल को देखें तो वो देखने में बहुत ही सुंदर होता है। हम लोग इसको देख लेते हैं। इस प्रकार से ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है, और इसलिए ये संसाधन का काम करता है। लोग इसको देखने के लिए समुद्री क्षेत्रों में जाते हैं, स्कूबा डाइविंग के द्वारा इसको देखते हैं, और भी कई सारी चीज़ें ये सजा कर रखने के लिए भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल होते हैं और इसलिए ये सौंदर्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। फिर से हम लोग ऊपर चले जाते हैं। हम लोग देख लिए कि किस प्रकार से प्रवाल जो है वे संसाधन हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि जो सागरीय जीव से संबंधित संसाधन है उसको दो भाग में बांटा गया है। तो आवास की दृष्टि से जो जितने भी सागरीय संसाधन है उसको तीन भाग में बांटा गया है, प्लैंकटन समुदाय, नेक्टन समुदाय और बेंथस समुदाय। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। प्लैंकटन समुदाय क्या होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो है ये सागर की तली से लेकर के 200 मीटर की दूरी तक पाए जाते हैं। इसमें सूक्ष्म पौधे और जंतुओं को रखा जाता है। ये स्वपोषी होते हैं, यानी ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ प्रमुख प्लैंकटन समुदाय के जो समुदाय में आते हैं वे हैं शैवाल और डायटम। और ये जो हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें से कुछ जंतु प्लैंकटन भी होते हैं। जंतु प्लैंकटन की बात करें हम तो वैसे जंतु जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं प्लैंकटन समुदाय में आते हैं, यानी कि जो 200 मीटर तक पाए जाते हैं। उसमें कुछ शाकाहारी भी होते हैं, कुछ मांसाहारी भी होते हैं और कुछ औषध पोषित भी होते हैं। तो यहाँ पर पादप भी पाए जाते हैं और जंतु भी पाए जाते हैं इस प्लैंकटन समुदाय में, यानी सबसे ऊपरी क्षेत्र में 0 से लेकर के 200 मीटर की गहराई तक में। नेक्स्ट है नेक्टन समुदाय। नेक्टन समुदाय में शक्तिशाली तैरने वाले जंतुओं को रखा जाता है, जैसे मछलियाँ और व्हेल और सील, इन सभी को नेक्टन समुदाय में रखा जाता है। मछलियाँ जो है, जितनी मछलियाँ पाई जाती है उनमें से 90% जो है पंख वाली मछलियाँ पाई जाती है, और 10% मछलियाँ जो है वे क्रस्टेशियन यानी कि कड़ी खोल वाली, जैसे कि व्हेल हो गए या फिर झींगा हो गए, घोंगा हो गए, सील हो गए, ये सभी को इसमें रखा जाता है। देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये मछलियाँ जो हैं वे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों लाभदायक है ह्यूमन के लिए। पहला तो ये प्रोटीन का सोर्स है, और दूसरा इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है, जो कि हम जो
तेल खाते हैं उसकी तुलना में ये चर्बी नहीं बनाता है, यानी इससे मोटापा होने का खतरा नहीं रहता है। और विटामिन 12 का भी स्रोत है ये। और हार्ट डिजीज़ और बीपी जैसी समस्याएं, जो बीपी अप डाउन होता है उस प्रकार की समस्याएं नहीं होती है, तो इसलिए ये लाभदायक है। और इसी में हम लोग देख लेते हैं वेलिंग। वेलिंग क्या है? वेल को पकड़ने की क्रिया को वेलिंग कहा जाता है। वेल का मांस चर्बी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उसका जो बोन है वो उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है। और वेल का जो तेल है वो साबुन या कॉस्मेटिक का जो सामान है होता है, सौंदर्य प्रसाधन जिसको हम लोग कहते हैं, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम लोग, अच्छा ये सागरीय कृषि हमने देख लिया है कि किस प्रकार से समुद्री जल में ही मछलियों को और शैवाल को और उसके साथ में सीप इत्यादि का पालन किया जाता है, या उसे एक जगह पर रख करके उसको अच्छे तरीके से पालन पोषण या प्रजनन आदि क्रिया को सागर कृषि कहते हैं। थर्ड जो समुदाय है वो है बेंथस समुदाय। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सागर की तली में, जो हमें इसको देखना है। ये जो प्लैंकटन समुदाय है वे 0 से लेकर 200 मीटर तक, और नेक्टन समुदाय वो बीच वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और बेंथस समुदाय सागर की तली में यानी एकदम निचली ओर पाए जाते हैं। लगभग 16% जंतु या संसाधन जो है बेंथस समुदाय में आते हैं। जैसे इसमें सागरीय खरपतवार सी वीड्स आते हैं, और इसके साथ में इस क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जितने भी जंतु है उसमें ज़्यादातर सौबच्ची हैं। जैसे शार्क हो गया, सेबल फिश हो गया, हैग फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया। ये क्या करते हैं? वे शव को खाते हैं, यानी ऊपरी क्षेत्र से जो कुछ आता है उस पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है खनिज संसाधन। अब हम लोग दूसरे में आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, खनिज संसाधन यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं। खनिज संसाधन को 2 आधार पर बांटा गया है। पहला, अच्छा यहाँ इधर भी है इसलिए मैं इसको छोड़ दे रही हूँ, यहीं से हम लोग पढ़ लेते हैं। खनिज संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, सागरीय जल में घुले खनिज और जो अन्य खनिज होते हैं जो घुले रूप में नहीं होते हैं लेकिन वो हमें वास्तविक रूप में ही मिलते हैं, या वास्तविक हम नहीं कहेंगे, वो कड़े रूप में ही मिलते हैं, घुले रूप में नहीं। जैसे सागरीय जल में जो घुले खनिज होते हैं उसमें नमक है और ब्रोमीन है, मैग्नीशियम है, सोना है, जस्ता है, यूरेनियम है, थोरियम है। तो ये कुछ खनिज है जो सागरीय जल में घुले रूप में मिलते हैं। तो जो सागरीय जल है उससे नमक बनाया जाता है। हम जो नमक खाते हैं वो सागरीय जल से ही बनाया जाता है। कैसे इसका निर्माण किया जाता है? वाष्पन बेसिन में इसको रोका जाता है और सौर्य के ताप से इसे सुखाया जाता है और फिर नमक का निर्माण होता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में नमक का निर्माण किया जाता है। इसमें से गुजरात में ही 50% नमक का निर्माण होता है। सोना या और भी जो प्रकार के खनिज है वे भी मिलते हैं, लेकिन इनके जो संशोधन की प्रक्रिया है या इनका शोधन का जो प्रक्रिया है वो इतना अधिक खर्चीला है जिसके कारण ये अनार्थिक है, यानी कि इससे अधिक लाभ नहीं होता है। इसके शोधन में जितना खर्च होता है जब ये बाजार में बेचा जाता है तो उससे अधिक लाभ नहीं हो पाता है। इसीलिए इस प्रकार की जो खनिज है उसको शोधन नहीं किया जा सकता है, ये अनार्थिक है। हालांकि ये जरूर मिलते हैं सागरीय जल में घुले खनिज के रूप में। स्थिति के आधार पर देखें तो जैसे कि महाद्वीपीय मगन तट और मगन ढाल है, वहाँ पर हमें कुछ खनिज मिल जाते हैं जैसे जिरकन, मोनोजाइट, मैग्नेटाइट, गोल्ड प्लेसर, हीरा, प्लैटिनम। ये सभी जो खनिज हैं ये हमें महाद्वीपीय मगन तट और मगन ढाल वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अलावा निर्माण पदार्थ जिससे भवन, सड़क या पुल बनाया जाता है, रेत, बजरी, बोल्डर, ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं, वे भी हमें मिलते हैं। और यदि हम लोग देखें तो मोनोजाइट का जो 90% भंडार है वो भारत के केरल तट में पाया जाता है। इसी प्रकार मैग्नेटाइट जो है वो जापान के तटीय क्षेत्र में 36 मिलियन टन भंडार पाया जाता है। और गोल्ड प्लेसर यानी कि जो सोना से संबंधित खनिज हैं वे अलास्का, यूएसए और
दक्षिण अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में या महाद्वीपीय मगन तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गहरे सागरीय निक्षेप। गहरे सागरीय निक्षेप यानी कि जो महाद्वीपीय मगन ढाल के बाद वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो निक्षेप पाए जाते हैं उसे गहरे सागरीय निक्षेप में रखा गया है। इसमें है मैग्नीज पिंड, कोबाल्ट और फास्फेट। इसमें से मैग्नीज पिंड में ही निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, सिलिकन ये सभी खनिज पाए जाते हैं और इसका सर्वाधिक भंडार प्रशांत महासागर में मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है इसका निर्माण जेट फाइटर के इंजन को बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका जो लाभ है वो सामरिक रूप से यानी स्ट्रैटेजी या पॉलिटिकल दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो फाइटर जहाज होते हैं, जो लड़ने के लिए जिन जहाज़ों का इस्तेमाल होता है, उसमें इस कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसके इंजन को बनाने के लिए। फास्फेट जो है वो जैविक पदार्थों से बना होता है और ये मोरक्को के तट पर पाया जाता है मुख्य रूप से, और अन्य जगहों पर भी पाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से सागरीय क्षेत्र में संसाधन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन जो है ये मुख्य रूप से इसे दो भाग में बांटा गया है। एक है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। यहाँ पर जो है ये है ट्रेडिशनल या पारंपरिक, मैं यहाँ पर पी लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये ट्रेडिशनल या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं जो सागर की तली में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या गैस हाइड्रेट्स को रखा जाता है। तो ये जो है ये हाइड्रोकार्बन के रूप में होते हैं और ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। महाद्वीपीय मगन तट की तलियों के निचली संरचना में इस प्रकार के पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के खनिज पाए जाते हैं, ऊर्जा स्रोत पाए जाते हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार के हैं, गैस हाइड्रेट्स, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। गैस हाइड्रेट जो है ये इसमें तकनीक की सहायता से इसके द्वारा ईंधन ऊर्जा के रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि इसके द्वारा प्रदूषण होता है, इसलिए इसका उपयोग अधिक नहीं किया जाता है। खनिज तेल जो है ये मगन तट जो होते हैं उसकी तली की निचली संरचना में पाए जाते हैं और इसके साथ में प्राकृतिक गैस भी मगन तट तली की निचली संरचना में पाए जाते हैं। और जितने भी सागरीय खनिज संसाधन होते हैं उसका 90% जो होता है वो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का ही होता है। और हम लोग देख लेते हैं खनिज तेल, मुख्य रूप से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी, उत्तरी सागर, उत्तरी अलास्का, दक्षिणी कैलिफोर्निया, भारत में महाराष्ट्र तट, गुजरात तट, कोरोमंडल तट, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और आर्कटिक महासागर में 22% खनिज तेल के भंडार मिले हैं। तो इस प्रकार से जो सागरीय संसाधन हैं वे हमें तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं, सागरीय क्षेत्रों में मिलते हैं और ये मानव के उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रकार के जो संसाधन हैं उसमें हम लोग मुख्य रूप से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, यानी कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जो परंपरा से उपयोग नहीं किए जा रहे हैं, जो वर्तमान समय में नए सोर्स के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, लहर ऊर्जा, और उसके साथ इसके अलावा तापमान का जो अंतर होता है उससे भी ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हम लोग ज्वारीय ऊर्जा में देखेंगे, ज्वार के समय जल के उतार और चढ़ाव के द्वारा, या मैंने 2 बार उतार लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, उतार और चढ़ाव के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। लहर ऊर्जा क्या है? लहर ऊर्जा तटीय क्षेत्रों में बिजली के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है और जो ऊपरी गर्म जल है और निचली गर्म जल है उसके जो तापमान में अंतर होता है उसके द्वारा भी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि किस प्रकार से सागरीय ऊर्जा जो है उसके 4 स्रोत हैं।
सागरीय जैविक संसाधन, सागरीय खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और ताज़ा जल संसाधन। तो हमने सभी को देख लिया। इसके अलावा भी एक और संसाधन है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, ये ऊपर ही छूट गया। विटामिन तथा औषधि संसाधन। वर्तमान समय में मरीन फार्माकोलॉजी यानी कि एक ऐसा फील्ड या डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं जो सागरीय जीवों पर शोध कर रहा है और उसके रासायनिक, भौतिक और शारीरिक गुणों का अध्ययन कर रहा है। और इसलिए वर्तमान समय में जल केकड़ा, सागर मोथा जिसको सीवीड भी कहते हैं, क्रैब, शार्क जैसे जो जीव है उससे औषधि का निर्माण किया गया है। और शार्क का जो तेल है या फिर कार्ड लीवर का जो तेल है उससे शक्तिवर्धक टॉनिक और कैप्सूल मिल रहे हैं जो मानव लाभ के लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 4 प्रमुख सागरीय संसाधन है और उसके साथ में एक्स्ट्रा है जो है औषधि या विटामिन से संबंधित संसाधन। तो इतना ही है, इसे आप याद रखिए, बहुत ही इजी है। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हम लोग समुदाय बात कर रहे थे, प्लैंकटन समुदाय में इस प्रकार के सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म पौधे आते हैं। नेक्टन में मछलियाँ आती है जो तैर सकते हैं, शक्तिशाली होते हैं। बेंथन्स जो सबसे निचले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोरल रीफ मैंने दिखा दिया था। हाँ, फाइटोप्लैंक्टन यानी कि वैसे पौधे जो सूक्ष्म पौधों के रूप में मिलते हैं। और जूप्लैंक्टन यानी कि छोटे सूक्ष्म जंतु। और ये कुछ अन्य चीज़ें हैं, यहाँ पर हम लोग अन्य सागरीय जीवों को भी देख सकते हैं। ऑक्टोपस हो गए, लॉबस्टर है। तो ये आपके समझने के लिए मैंने इसे डाला है, आप इसे देख लीजिए। यहाँ पर है कि किस प्रकार से हम लोग सागरीय तली से इस प्रकार मशीन की सहायता से, ड्रिलिंग की मदद से इस प्रकार से यहाँ से तेल निकाला जाता है, उसे दिखाने के लिए मैंने इसे डाला है। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।